चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर सदगुरु रितेश्वर जी महाराज प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आप लोगों का अभियान चल रहा है, एक रैली के रूप में बताया जा रहा है। 30 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से निकलेगी और विभिन्न मार्गों से गणेश मंदिर पहुंचेगी। तो किस प्रकार का आयोजन रहेगा आपको? भारतवर्ष का सबसे बड़ा महापर्व है लोकतंत्र का महापर्व, क्योंकि इस पर्व में अगर हम चूके तो बाकी जितने भी त्योहार आपके हैं आप सब चूक जाओगे। चाहे सेलिब्रेट करने से लेकर या जिस महंगाई की बात करते हैं, चीजें आपसे दूर हैं। राज्य और जिले डेमोग्राफी के हिसाब से आपसे दूर जा रहे हैं। इन सब विषयों को लेकर लोकतंत्र के इस महापर्व को ही महापर्व घोषित किया जाए और भारत की प्रत्येक जनता जिसको वोटिंग का राइट्स है वो इसका प्रयोग करे। 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें राजस्थान भी एक सबसे बड़ा राज्य है और पिछले चुनावों में अगर यहां देखा जाए तो मैक्सिमम 55% तक वोटिंग हुई है। तो आधे लोग सरकार बनाते हैं और आधे लोग चाय और पान की दुकान पे बैठ के सिर्फ निंदा करते रहते हैं, सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। और जिस दिन उनको वोटिंग करने का समय आता है तो उस दिन अपने या तो हॉलीडे, जो बड़े लोग हैं वो हॉलीडे घोषित करके चाय और पकौड़े खाते रहते हैं घरों में टीवी देख के, और बाकी लोग चाय और पान की चुस्कियां लेते हुए कहते हैं कि सरकार खराब हो गई, सरकार बढ़िया हो गई। इस दिन आप कहां थे? जिस दिन आपके पास समय था भारत को बदलने का, राजस्थान को बदलने का, अपने जीवन को बदलने का, उस दिन तो आप नहीं थे। तो यही मतदाता जागरण यात्रा है जिसको मैं पिछले 20 सालों से निकालता हूं। 20 वर्ष पहले भी लोकसभा के चुनाव हुआ करते थे, जब राजस्थान की सड़कें भी नहीं बनी थी। वो 2004 भी मुझे याद है, तब भी पूरे राजस्थान का दौरा हमने किया था मतदाता जागरण यात्रा में। और अब थोड़े बड़े तौर पर करते हैं, तब थोड़ा उतने बड़े तौर पर नहीं करते थे। हम 2-3 गाड़ियों को साथ लेकर के और पूरे लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में जाते थे। तो ये सिंबॉलिक है कि जयपुर के उन क्षेत्रों से हम निकल रहे हैं जहां पर मतदान काफी कम हुई है। हमने सर्वे कराया कि सबसे ज्यादा मतदान कम कहां होता है, तो हम उसी क्षेत्र से जाएं और वहां के लोगों को जागृत करें। तो ये सिंबॉलिक तरीके से है, प्रतीक है, और हम चाहते हैं कि मतदान बहुत ज्यादा हो और लोकप्रिय सरकार जो भारत की रक्षा करे, राजस्थान की रक्षा करे, राजस्थान का विकास करे, वैसी सरकार आए। इसके लिए मतदाता जागरण यात्रा है। और मैं साधु से पहले भारत का नागरिक हूं, इसलिए भारतीय नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। नमस्ते, मैं फर्स्ट इंडिया से कृष्ण मुरारी। मेरा निवेदन ये रहेगा कि एक साधु या सन्यासी को आध्यात्म और धार्मिक जहां चेतना और धर्म का जहां पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, उस मार्ग से हट के मैं एक नवाचार कहूंगा। ये राजनीतिक और मतदान संबंधी जागृति आप कर रहे हैं, तो ये कहां तक सार्थक साबित होगा और आगे इसमें क्या नए जो आप प्रयोग करना चाहें? जी, मेरे आपसे 2 प्रश्न होंगे कि राजनीति पशुओं के लिए की जाती है या मनुष्यों के लिए, और धर्म पशुओं के लिए है या मनुष्य के लिए? ये दोनों ही मनुष्य के लिए है। धार्यति इति धर्म, सत्य, न्याय, प्रेम धारण करने की क्षमता को धर्म कहते हैं। रिलीजन को धर्म नहीं कहते, कास्टिज्म को धर्म नहीं कहते। स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म, जहां स्पिरिट हो, उत्साह हो। चूंकि मैगोले की शिक्षा व्यवस्था ने हमें गलत चीजें पढ़ाई हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं कि असली धर्म क्या है। तो मैगोले की शिक्षा व्यवस्था के अनुसार हमने धर्म को समझ लिया जो नफरत है, जो बांटता है। जिस देश में यह समझ लिया जाए कि सत्य, प्रेम, न्याय और करुणा बांटने की चीज है, और जहां पर लोभ, पाखंड, अधर्म, अन्याय ये जोड़ने की चीज है, तो उस देश का मालिक तो फिर भगवान ही है, वो सचमुच वाला भगवान जो होगा ऊपर में। तो मुझे लगता है आप पत्रकार हैं, आप चंचल हैं बहुत, आप बहुत चंचलता से आप पत्रकार हैं, और पत्रकार का ये पहला धर्म है कि वो सही चीजों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते रियल धर्म का परिभाषा भी दें। और रियल राजनीति धर्म की पुत्री है, राजनीति अलग नहीं है। राजनीति का अर्थ है वो नीति जिससे प्रजा के ऊपर में राज किया जाता है,
उनको सुख सुविधाएं दी जाती हैं। और धर्म का भी अर्थ यही है कि प्रत्येक मनुष्य ब्लिसफुलनेस को प्राप्त हो, आनंद को प्राप्त हो। तो राजनीति और धर्म में कोई अंतर नहीं है, दोनों को चीनी और पानी की तरह मिलकर शरबत हो जानी चाहिए। ये जो विधर्मी लोग कहते हैं कि धर्म से राजनीति न हो, तो वही चीजें हैं, यहाँ नपुंसकलिंग है नहीं, या धर्म, तो या तो धर्म से होगी या अधर्म से होगी। मुझे लगता है अधर्म से जो राजनीति होगी वो चली रही, आप देख ही रहे हैं उसका परिणाम भी देश में क्या हो रहा है। धर्म सापेक्ष राजनीति होनी चाहिए, धर्म सापेक्ष, मत निरपेक्ष होना चाहिए। हमारे जितने भी मजहब हैं उसके निरपेक्ष, सभी मजहब रहेंगे, लेकिन धर्म सापेक्ष हो। धर्म तो जीवन है, धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है? धर्म सापेक्ष राजनीति के लिए मतदान करने के लिए मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं समझता हूँ कि आप भी इस बात को समझ पाएंगे और जनता भी समझ पाएगी कि धर्म और राजनीति और सांप्रदायिकता का ये जो खेल 70 सालों से चल रहा है, उसका अर्थ नहीं जानते हम, न हम हिंदी जानते हैं, न हम संस्कृत जानते हैं, जिसके कारण से हम सांप्रदायिकता को बुरा कह देते हैं। लोग कहते हैं आप सांप्रदायिक हैं, गर्व से कहिए हम सांप्रदायिक हैं। सम्यक प्रकार से हमारे पूर्वजों ने जो हमें प्रदान किया है उसको संप्रदाय कहते हैं। तो आप कितने डर क्यों जाते हैं संप्रदाय के नाम से? अरे मैं सांप्रदायिक नहीं हूं, अरे मैं घोर सांप्रदायिक हूं। मेरे पूर्वजों ने, मेरे भारत के लोगों ने जो मुझे दिया है वो मैं उसका निर्वाह कर रहा हूं। तो सांप्रदायिक होने से भी लोग डरते हैं। तो मुझे लगता है पढ़ाई के अभाव में हम अशिक्षित लोग हैं। आप भले ही कह लीजिए कि हम बड़े लिटरेट लोग हैं, केरला में 97% लिटरेसी है और वहां सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम है। बच्चे अपने माता पिता को घर में नहीं रखते। ये शिक्षा, ऐसी शिक्षा के लिए भारत देश है जहां श्रवण कुमार जैसे लोग हैं जो अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठा करके और तीर्थ यात्राओं का भ्रमण कराते हैं। और ये वो देश है जहां 97% शिक्षा लिटरेसी 97% और माता पिता घर में नहीं रह सकते, ओल्ड एज होम में रहते हैं। इसका मतलब है अंग्रेजों ने हमें जो शिक्षा दी, जो पुलिसिंग व्यवस्था दी, वो अब समाप्त होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। 75 साल हो गए, अब समाप्त होना चाहिए। इसके लिए भी यह मतदाता जागरण। सबू जी, सुनील यादव, सच बेधड़क से। मेरा सवाल है कि जब भी चुनाव आते हैं राष्ट्रवाद की बहस छिड़ जाती है। गाये बगाए तमाम राजनीतिक दल राष्ट्रवाद की जो परिभाषा भी बदल देते हैं और लोग भी बढ़ जाते हैं। अब आप जब राजनीतिक चेतना की बात कर रहे हैं तो आप किस तरह से लोगों को क्या संदेश देंगे? आपके दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, राष्ट्रवाद, पहले तो आप मानवता की बात करें। इस पूरी प्लैनेट पे मनुष्य सुरक्षित रहे, इसकी बात सनातन धर्म करता है। वसुधैव कुटुंबकम, हम सबके लिए काम करते हैं। अब उससे बात आती है, हमारी सीमाएं बनी हुई हैं कि ये राष्ट्र है, ये राष्ट्र है, ये राष्ट्र है, और सभी संप्रभु राष्ट्र हैं। तो अपने राष्ट्र का विकास हो। जैसे आप राजस्थान के नागरिक हैं, पर आप अपने परिवार के लिए उत्तरदायी ज्यादा है। मेरे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, मेरे माता पिता की सेवा कौन करेगा, मैं घर में कैसे रहूंगा, पूरे राजस्थान का जिम्मा आपके ऊपर नहीं है। हाँ, सोचेंगे आप सबके लिए, पर करेंगे अपने परिवार के लिए। तो राष्ट्र भी वही है। राष्ट्र वो भौगोलिक परिदृश्य है जहां पर अपने देश को लेकर हम कैसे उसकी उन्नति करें, उसका चिंतन करते हैं। और वो विश्व विरोधी नहीं हो सकता, वो मानवता विरोधी नहीं हो सकता। मानवता विरोधी कोई भी राष्ट्र हो ही नहीं सकता। राष्ट्र शब्द की व्याख्या मानवता विरोधी नहीं हो सकती। तो हमारे राष्ट्र में ये जो आपने कहा धर्म अधर्म या विभेद पैदा किए जा रहे हैं, ये राजनीतिज्ञों के द्वारा, वर्तमान राजनीतिज्ञों के द्वारा अपने हित को साधने के लिए वो ऐसा करते होंगे। पर जनता को प्रबुद्ध होना चाहिए। पर जनता प्रबुद्ध कैसे होगी? वो पढ़ तो रही है 4 पीढ़ियों से मैगोले की शिक्षा व्यवस्था, जिस मैगोले ने ये कहा था कि ये शरीर से आजाद हो जाएंगे पर मानसिक रूप से लोग गुलाम रहेंगे। तो हम तो मानसिक रूप से गुलाम लोग हैं, तो हम अपना हित का चिंतन ज्यादा कर भी नहीं सकते। हमें जब तक पूर्ण रूप से बदली हुई शिक्षा व्यवस्था नहीं मिलती, जो एंशिएंट हमारे सनातन संस्कृति की शिक्षा व्यवस्था थी और अब जो कंप्यूटर साइंस की हमारी मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था है, दोनों को मिक्स करके अगर हम एक ऐसी फ्यूजन विद्या का निर्माण करते हैं तो हम इस पूरे प्लैनेट पे आनंद, प्रेम और शांति लाने में समर्थ हो सकते हैं। और भारत इसी के लिए जाना जाता था, विश्व गुरु। भारत को इसीलिए सोने की चिड़िया कही जाती थी। हमारे यहाँ समृद्धि भी थी, धन की और शिक्षा की भी समृद्धि थी, संस्कारों का भी समृद्धि था। तो शिक्षा और संस्कार से जैसे जैसे हम समृद्ध होंगे तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, नफरत और ये अज्ञानता के कारण जो हम आपस में बटे हुए हैं, ये कास्टिज्म, ये सब समाप्त हो जाएगी। महाराज, जहाँ तक बात देखी जा रही है कि चार दीवार इलाके से हिंदुओं का पलायन देखा जा रहा है, इस संबंध में क्या कहेंगे? आपकी यात्रा जयपुर की चार दीवारी में भी होनी चाहिए।
अच्छा, मैं बहुत ज्यादा यहाँ के विषय में पढ़ा नहीं हूँ। मुझे अपने यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं से जो समाचार मिला उसके अनुसार मैं यात्रा कर रहा हूँ, और आपने कहा है तो निश्चित तौर पर मैं वहां भी जाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि पलायन शब्द ये है अपने ही देश में रहकर अपने ही देश के नागरिकों के भय से पलायन करना, अर्थात देश के अंदर आंतरिक संकट है। और इस बात को सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे देश को बड़ी गौर से सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। हम अपने ही देश में रहकर अपने ही देश के किसी भूभाग से भागने को राजी हैं, पलायन करने को राजी हैं, तो एक स्वस्थ राष्ट्र का ये पहचान नहीं है। आज यहाँ है, कल कोई 5 दीवारी होगा, कल 7 दीवारी होगा, कल कोई 12 दीवारी होगा, और हम पलायन करते रहेंगे। तो ये गंभीर घटना है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी मीडिया के लिए, राजनीतिक व्यक्तियों के लिए और भारत की प्रत्येक जनता के लिए बहुत गौर करने का विषय है। गुरु जी, मैं संतोष पांडे, वीपी लाइव जयपुर से हूँ। आप कह रहे हैं कि यहाँ मतदान कम होता है, उसको जागरूकता बढ़ाने के लिए आपकी यात्रा निकलेगी। क्या तकनीकी होगी, किस तरीके से करेंगे? क्योंकि युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा हुई है इस बार, बुजुर्ग भी हैं, तमाम तरह के यहाँ पर और भी वोटर्स हैं, उनको कैसे आप जागरूक कर पाएंगे? क्या अपनी सिस्टम क्या होगा अपना? देखिए, मतदाता जागरण का एक ही है, अवेयरनेस का अर्थ है कि हम उनकी चेतना के स्तर को ऊंचा उठा पाएं और उनको ये समझा पाएं कि आप जिस राजनीति को, बहुत लोग कहते हैं राजनीति से अपना कोई मतलब नहीं, कहते हैं, ये बात मंथरा की थी। देखिए, रामायण में मंथरा ने कहा था, को नृप हो ही हमें क्या हानि, राजा कोई हो हमें क्या हानि है। तो ये भाषण तो कोई बहुत अच्छे व्यक्ति की नहीं थी, मंथरा की थी, जिसने पूरी अयोध्या को बर्बाद कर दिया, मानवता को बर्बाद कर दिया। तो जो लोग ये कहते हैं कोई राजा हो, हमको राजनीति से क्या लगती, बर्बाद करने वाले लोग, मंथरा लोग, ये खतरनाक लोग हैं, इन पर निगाह रखिए। भारत में रहते हैं, भारत के संसाधन का प्रयोग करते हैं, भारत के सारी नीतियों का प्रयोग करते हैं, और जब मतदान करके एक अच्छी सरकार को लाने का समय इनके पास होता है तो हो ही हमें कहानी। हमारे जैसे धार्मिक व्यक्ति भी आपको मिलेंगे, वो कहेंगे हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अरे घोर आश्चर्य का विषय है कि आप भारतवर्ष में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, संविधान को मानते हैं, उसके बाद आप धर्म की शिक्षा दे रहे हैं और आप कहें हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये जो हिपोक्रेसी है ना, इसे खत्म करना होगा। ये जो हम बैठे रहते हैं धर्म पीठ पर भी बैठ के कहते हैं हमको राजनीति से, अरे हमको राजनीति से पूरा मतलब है। राजनीति से तो इतना मतलब है कि धर्म के एक प्रदेश में मठ और मंदिर से निकलकर एक मठाधीश योगी आदित्यनाथ, और वो दिखा रहे हैं महंत जी कि कितने अच्छे से प्रशासन को हम चला सकते हैं। अमेरिका के बराबर करीब वहां पर उसकी जनसंख्या है उस प्रदेश की। तो ये तो बात ही झूठ हो गई कि अरे आप तो साधु संत हैं, आप तो हिमालय चले जाइए, अरे आप तो साधु संत हैं, आप तो मठ में बैठे रहिए। वो मठ से निकल आए और अमेरिका के बराबर जनसंख्या वाली उत्तर प्रदेश को, जहां हमेशा दंगा हुआ करता था, जहां पर हमेशा कुछ न कुछ हुआ करता था, उस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने ले आया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा साधु, एक सच्चा प्रशासक भी हो सकता है और अपने राज्य और देश के लिए वो अच्छा काम कर सकता है। तो ये भेदभाव तो मिटा दीजिए। और ऐसा जो लोग कहते हैं उनके ऊपर बल्कि हम सभी लोगों को हंसना चाहिए कि अच्छा ये कह रहा है राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कमाल का आदमी है भाई। भारत देश में रहते हैं, शिक्षा नीति बनेगी, हमारी राष्ट्र नीति बनेगी, हमारा इकोनॉमिक का नीति बनेगा, हमारी विदेश नीति बनेगी, हमारा विकास होगा। इसको राजनीति से कोई मतलब नहीं, कुछ समझ नहीं इस व्यक्ति को पॉलिटिक्स का। तो ये बात तो अब देश से मिटनी चाहिए कि गुरुजी आप तो धार्मिक हैं, आपको राजनीति से क्या मतलब है? पूरा मतलब है। धर्म से जितना मतलब है उतनी राजनीति से मुझे मतलब है, क्योंकि धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है। तो प्रिय संतोष जी, हम ये जैसे देखिए 5 से 7 लाख करीब नए वोटर्स इस बार आ रहे हैं राजस्थान में। उन युवाओं को पहली बार वोट करने का अवसर मिल रहा है। उनके लिए भी एक संदेश हमारा रहेगा कि आप जीवन में पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, तो आप तो कम से कम ये जो कास्टिज्म, ये वो जो आपने देखा है, एक अच्छे भारत और अच्छे राजस्थान के निर्माण के लिए आप युवा क्या सोचते हैं, कौन राष्ट्र को अच्छा चला सकता है, आप उनके लिए वोटिंग करिए। वैसे ही जो अत्यंत बुजुर्ग है, और मुझे पता है कि आने वाले 5 सालों में वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 90, 95, 100 साल के हो गए, उनको भी ये मानना चाहिए कि मेरा ये अंतिम चुनाव है और जीवन भर मैं जिन चीजों से प्रभावित रहा, इस बार तो मैं अपने राष्ट्र के लिए वोट करूंगा और राष्ट्र को वोट करके अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करूंगा। ऐसी हमारी माताएं हैं, महिलाएं हैं, वो भी साधारण चीजों पर नहीं, हाँ जरूर घरेलू चीजें जो है जो महंगी हो रही हैं, लेकिन सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। सुरक्षा के साथ साथ महिला जहां सुरक्षित है वो सोच सकती है, सोच के बहुत कुछ कर सकती है, पर महिला जब सुरक्षित नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकती। पहले तो पूरी जिंदगी सुरक्षा में लगाई रहेंगी। तो सुरक्षा यहाँ पर हो और सुरक्षा के बाद उनका विकास हो, ये सोचकर महिलाएं मतदान करें,
तो सारे हमारे देखिए डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये जितने भी लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो भी सोचें कि इस भारत का निर्माण, राजस्थान का निर्माण किस हक में होगा। जाति पाति से ऊपर उठकर, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के वजह से हरि के होई, भैया हम इसको मानते भी नहीं। हम तो ये मानते हैं कि जो आनंद, प्रेम और शांति के लिए काम करे, तो सबको अपने अपने अनुसार विचार करके, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों को सोचना चाहिए, रोल मॉडल है, वो आगे आकर के बताएंगे कि हमें ये सुविधा मिली, हम ऐसे चाहते हैं। तो ये मतदाता जागरण इसी तकनीक के आधार पर हम करेंगे। हम वर्ग में बांट चुके हैं, युवाओं को कैसे करेंगे, महिलाओं को कैसे करेंगे, और हम ये नौजवान, ये जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, ये जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए धर्म संसद, हमारा एक संतों के साथ यहाँ मीटिंग भी है हमारी, धर्म संसद जैसी, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ हमारे कॉलेज में मीटिंग है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। तो हमने बहुत वर्ग बांट रखे हैं और हम बहुत तन्मयता के साथ, केवल प्रतीक रूप में नहीं, हृदय से इसको करने जा रहे हैं। महाराज जी, मेरा नाम ज्योति गुप्ता है, धार समाचार से हूँ। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार राजनीति में आज धर्म के नाम पे दोनों तीनों पार्टियां हैं, वो धर्म के नाम पे खेल खेलती है, चाहे जाति हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे गो हो, इनको लेकर राजनीति करना कहाँ तक सही है? मेरा ऐसा मानना है कि जो पार्टियां धर्म को लेकर राजनीति कर रही हैं, उनको मेरा समर्थन है। वो सब बड़ी अच्छी पार्टियां हैं जो कम से कम धर्म को लेकर के राजनीति में आ रही हैं। जो धर्म को छोड़कर आ रही है, तो अधर्म को लेकर आ रही हैं, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं। अब धर्म का खेल खेल रहे हैं, खेल तो बहुत अच्छी चीज है। गेम, मैं बचपन में जब पढ़ाई करता था, मुझसे कोई पूछता था व्हाट्स योर फेवरेट गेम, मैं बोल रहा स्टडी इज माय फेवरेट गेम, तो मैं स्टडी को भी गेम बना के खेलता था और मैं अच्छा खासा पढ़ लिया। तो ये राजनीति भी एक खेल है, पर ऐसा खेल है, खेल में अक्सर सभी लोग सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं, स्पिरिट होता है, उत्साह होता है जब गेम होता है। तो वैसे ही भारत देश में अगर ये राजनीति का खेल भी ठीक से होने लगे, तो सारे लोग उत्साह में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। खेल होना कोई बुरी बात नहीं है, खेल अच्छी चीज है। हाँ, मिसयूज न किया जाए, धर्म का मिसयूज न करें, यूज करें, है ना। धर्म का उपयोग कर रहे हैं, धर्म का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। कास्टिज्म पर जो बात वहां चलती है, कास्टिज्म का सदुपयोग करिए कि आप बांट लीजिए गरीबों में कि इन गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ है, हमें इनके लिए करना है। देखिए, मानवीय संरचना ऐसी है, 2 नाक कान हाथ सब हम लोगों के पास में है, तो हमें लगता है कि मनुष्य तो एक ही तरीके का है अगर विराट रूप में आप बात करेंगे। पर ये देशों के कारण, प्राचीन अवस्थाओं के कारण हम कुछ कुछ बटे हुए हैं। पर जो जो गलतियां हमसे हुई हैं, उस पर हम अडिग तो नहीं रहेंगे। धर्म में आपने ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, हम उसको नहीं माने। हमने सती प्रथा बंद की, हमने बाल विवाह बंद किया। ये सनातन धर्म तो इतना ज्यादा युगानुकूल परिवर्तित होता है, आप देखो कि सती प्रथा थी, हमने बंद कर दिया। हम बाल विवाह होते थे, हमने बंद कर दिया। तो धर्म का अर्थ ही होता है कि जो मौलिक चीजें हैं, प्रेम, दया, करुणा, शांति, क्षमा, ये सब रहेगा। तब भी था, आज भी है, करोड़ वर्ष के बाद भी रहेगा, परंतु चीजें बदलती रहेंगी। तब रथ था, अब राफेल है। अब रथ से युद्ध करने जाएंगे पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान दिल्ली में कब्जा करके बैठ जाएगा, राफेल के जाना पड़ेगा। तो भौतिक चीजें बदलेंगी, पर जो स्पिरिचुअल साइंस है वो वही रहेगा। मटेरियल साइंस बदलता रहता है। साइंस भी 2 तरह के हैं, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल। एनीथिंग एल्स? महाराज, शुक्रवार को केरल के मलप्पुरम में हमास के आतंकवादी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जोड़ा गया। आज वहां एक ब्लास्ट हुआ और वहां एक व्यक्ति की मौत हुई, 35 से 40 लोग घायल हुए। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, मैंने जिक्र भी किया उस स्टेट का और लिटरेसी का भी जिक्र किया, और आतंकवाद से भी जो रिलेशन कहीं ना कहीं है और ये चीजें हुई, तो पूरे देश और हमारी एनआईए है, सबको बहुत जागरूक होने की, और देशवासियों को भी, और केरल वासी, केरल तो इतना बढ़िया प्रदेश है, इतना नेचुरल प्रदेश है, केरल वासियों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि भारत के अभिन्न अंग के रूप में भारत से ऐसा कोई काम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करता है और आतंकवाद को बढ़ावा देने में मदद करता है, तो कहीं न कहीं भारत इससे प्रभावित होगा। तो भारत के प्रत्येक लोगों के लिए कंसर्न का विषय है, हमारे लिए, आपके लिए, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, वो सब के लिए। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हमारे यहाँ तो रहे हैं, वीर अब्दुल हमीद हमारे यहाँ तो रहे हैं। लोग समझते हैं हम मुसलमानों का विरोध करते हैं, ये उनकी अपनी सोच है, वो उनकी अपनी आतंकी सोच हो सकती है। हम तो राष्ट्र की बात करते हैं, हम तो देश की बात करते हैं। यहाँ सारे लोग भारतवासी जो भारत के लिए काम कर रहे हैं, वो सब हमारे, और हम मिलकर ही एक राष्ट्र हैं। परंतु जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर कुछ मुट्ठी भर लोग
अगर आतंकवाद का समर्थन करें तो पूरे देश को खड़े होकर के विरोध करना चाहिए और फिर वहां जाति और मजहब नहीं देखना चाहिए कि हमारे मजहब से हैं, ये हमारी जाति से हैं, इनको तो हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये बहुत खराब होगा। घोर निंदा, और मुझे लगता है पूरे देश में इस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि हमारे देश से देश की जानकारी के बगैर इस प्रकार के कोई सांठ-गांठ नजर आते हैं, व्यापक जांच हो और इस जांच के बाद ऐसी सजा का प्रावधान हो कि लोग ऐसी किसी भी गतिविधि को करने से डरे। महाराज जी, आपने बताया कि 20 साल पहले आपने ये शुरू किया था जो मतदान रैली थी, तो क्या कारण रहा कि 20 साल पहले ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, कोई वाकया हुआ जिससे आपको ऐसा लगा कि तभी रैली शुरू करनी चाहिए? नहीं, जब से जागरूक हुआ, मैं छात्र जीवन में खुद भी एक लीडर रहा गया और छात्रों का लीडर था, तो मैं जागरूक तो था ही। जब धर्मपीठ पर आया तो धर्मपीठ पर आने के बाद मुझे लगा कि अभी भी सबसे बड़ा क्षेत्र यही है, सत्ता यही है। लोग कहते हैं ना कि बाबाओं को सत्ता से क्या मतलब है, तो बाबा बैठ के करेंगे क्या सत्ता अगर प्रतिकूल होगी? बाबा है तो इसलिए, साधु है तो इसलिए जनता की सेवा हो, लोग सुखी रहे, आनंदित रहे। पर सत्ता अगर विपरीत होती रहेगी, सत्ता अगर अधार्मिक होती रहेगी, तो हम बैठ करके हिमालय में कितने दिन तक झंडा गाड़ के बैठेंगे? हिमालय से करा दिया जाएगा हमको। इसलिए साधुओं को भी, सबको मतदाता कारण मैंने इसलिए सोचा, उस समय मेरी बात था और मैं लोगों को ये बताना चाहता था कि राष्ट्र के लिए सोचिए, मतदान जरूर करें, आपको जो पसंद है आप करिए, आपको जो आदमी अच्छा लगता है, पर वोटिंग देना तो कर सीखिए। अगर आप सीख लेंगे तो आने वाले समय में आपको ये भी ज्ञान हो जाएगा कि किसको देना चाहिए। पहले तो आदत लगाइए कि वोट देना जरूरी है। इसलिए मैं 20 साल से ये मतदाता जागरण यात्रा, जब कभी किसी प्रदेश में चुनाव होता है, मैक्सिमम जगह मैं प्रयत्न करता हूं कि मैं जा सकूं। कभी न जा पाया हूं तो अलग बात है, पर लोकसभा में जरूर करता हूं। महाराज जी, एक सवाल और था मेरा जी। राजस्थान के इलेक्शन में दो संत जो है वो भी चुनावी मैदान में फिलहाल उतरे हुए हैं। एक बाबा बालकनाथ जो कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ बहुत चर्चित रहते हैं, दूसरे प्रतापपुरी महाराज जो जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान में। आप देखना चाहेंगे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भी एक संत हो, जिस तरीके से आपने जिक्र किया और उदाहरण दिया? देखिए, बाबा बालकनाथ मेरे करीबी हैं और हमसे भी मुलाकात है, हम परिचित हैं एक दूसरे से, और संभवतः पुरी जी से भी हमारी मुलाकात होगी। तो संत राजनीति में आ रहे हैं और आकर लोगों को चेतना के विकास के लिए और भौतिक विकास के लिए काम करेंगे। वो आए हैं और मेरी शुभकामना है कि संत जब भी राजनीति में आए तो विजयी हों और विजयी होकर लोगों की सेवा करें। उसके बाद जब सरकार बनेगी, और अब ये बात विशुद्ध रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड की चली जाती है, जिन पार्टियों से वो हैं उन पार्टियों की पार्लियामेंट्री बोर्ड वो जो तय करेगी नेतृत्व के लिए, वो सबके लिए सर्वमान्य होगा। पर जनता जिस रूप में उनको देखना चाहती है वो आए हैं, जनता उनका स्वागत करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो विजयी हों। आपकी इच्छा क्या है? नहीं, मेरी तो इच्छा सदा रहेगी, जैसे आज योगी आदित्यनाथ जी आए हैं और प्रदेश का बहुत मंगल कर रहे हैं, पर मैं ऐसा मानता हूं कि संत के वेश में भी संत होते हैं और आप पत्रकारों के बीच में ये पैंट शर्ट पहन के भी संत की वृत्ति आपके भीतर में होगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि किसी कपड़ों में उसको नहीं बांधते हैं, बल्कि संतत्व की वृत्ति जिन लोगों के भीतर है वो प्रदेश की सत्ता को संभालें और प्रदेश को आगे ले जाएं। मेरी ऐसी इच्छा है। महाराज जी, अभी कुछ समय पहले बाल मुकुंदाचार्य है जो यहाँ मंदिरों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, मूर्तियां टूटी हुई है बहुत सी मंदिर, और वो ऐसा कह रहा है कि ऐसे 100 मंदिर है। तो इस प्रकार से धर्म पे मंदिरों में मूर्तियां तोड़ना कहाँ तक उचित है एक धर्म विशेष के द्वारा? अब वही है, देखिए, असुर की लड़ाई शुरू से चली आ रही है। जो अज्ञानता में है वो ऐसे ही करेंगे। पहली बात तो यह है कि जो लोग कहते हैं मूर्तियों में भगवान नहीं है, अरे जब कण में भगवान है तो मूर्ति में क्यों नहीं? इतनी बुद्धि नहीं है उनके पास। वो कहते हैं कण में भगवान है तो मूर्ति में नहीं है, मूर्ति कण से अलग हो गया, तो इतनी बुद्धि उनके पास नहीं है। जब सब जगह भगवान है तो मूर्ति में भी है, और मूर्त से अमूर्त की ओर जाने की यात्रा का नाम ही सनातन है। हम प्रारंभ करते हैं उस मूर्ति से और फिर अमूर्त विश्व व्यापक विष्णु की हम आराधना करते हैं। द्वैत से शुरू होकर हम अद्वैत की ओर जाते हैं। तो ये तो सनातन की गहरी परंपरा है। अब चूंकि हम सब उतने गहरे जानकार नहीं हैं, तो मैं वो बोलूंगा भी तो आजकल के स्टूडेंट्स के ऊपर से निकल जाएगी बाउंसर, बोलेगा बाबा पता नहीं क्या द्वैत करने लगा। तो धीरे धीरे जब हम शिक्षित होंगे, धीरे धीरे हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था आएगी। क्योंकि देखिए, आप पत्रकार के सब अच्छे लोग हैं, मैं आप ही से पूछ लूंगा सनातन धर्म के 16 संस्कारों का नाम बताइए, तो आप ही नहीं बता पाएंगे। और मैं पूछूंगा तो मेरे ऊपर एक बाकी लोग तो खुश होंगे, कुछ लोग अच्छा बड़ा जानकार बनता है,
इसको मैं बताता हूँ। तो 16 संस्कार हम भी नहीं जानते, तो जब हम माता पिता होकर नहीं जानते तो हमारे बच्चे कैसे जानेंगे। और हमारा भी दोष नहीं है, क्योंकि हमने मैकॉले की व्यवस्था में अपनी पढ़ाई की है। भारत ने जैसी हमें व्यवस्था दी, हम ऐसा पढ़ाई कर रहे हैं। कल अगर सनातन बोर्ड बन जाए, सनातन शिक्षा नीति बन जाए, तो आने वाली 2-3 पीढ़ियों के बाद हमारे बच्चे अद्भुत होंगे। जिस विश्वगुरु की हम बात करते थे, वो विश्वगुरु तब हम होंगे, और नहीं तो अभी केवल झंडा डंडा से नारा लगेगा, गो हत्या बंद करो, विश्वगुरु बना, ये कुछ होने वाला नहीं। गो हत्या बंद करो, तो या ट्रैक्टर से खेती करोगे और गो हत्या बंद करो, तो बैल बोले कौन जाएगा? बैल तो तुम बेच रहे हो, बैल तो तुम छोड़ रहे हो। तो जब फिर से गो वंश के ऊपर कृषि जुड़ेगी और हमारी प्राचीन व्यवस्था लौटेगी और हम सब स्वस्थ होंगे, क्योंकि हम स्वस्थ तो हैं। जितनी ट्रैक्टर से खेती बढ़ी, पेस्टिसाइड्स बढ़े, पंजाब में बहुत बड़ी खेती हुई, हरित क्रांति, पर कैंसर की ट्रेनें चलने लगी। तो ऐसी हरित क्रांति से क्या फायदा बताओ, जहां से कैंसर की ट्रेनें चलने लगे। इतना भी पैदा करके क्या करोगे कि अपना ही उपजा के अपना ही कैंसर पैदा कर लो। उससे तो बढ़िया था वो गौवंश की खेती होती थी और तगड़ी चीजें हम खाते थे, वो दाल, वो चावल, वो चीजें जो हमें पुष्ट करती थी। तो लोग कहेंगे आप क्या पुनः प्राचीन अवस्था में भारत को ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल ले जाना चाहते हैं। जहां से स्वास्थ्य हो वहां जाने में क्या नुकसान है आपको? मॉडर्न बनने के नाम पे जान दे देंगे अपना, चमगादड़ खा के कोरोना फैलाएंगे, प्रकृति का विनाश करेंगे आप। जिस जगह से आपके स्वास्थ्य अक्षुण्ण रहे, आपकी सद्बुद्धि बनी रहे, वो पुराना हो नया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? नया कोई अच्छी चीज है उसको अपना लो, पुरानी कोई अच्छी चीज है उसको अपना लो। नए पुराने से मतलब नहीं, हितकारी जो है, अच्छा जो है, उसे हमें अपनाना है। नया पुराना मॉडर्न ऐसा कुछ नहीं होता। मॉडर्न वही है जो एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करती है, जो आपके जीवन को सपोर्ट करती है। और मॉडर्न ये ऐसे घूमना और बाल उठाना और करंट की तरह निकल जाना और नाक छेद देना और कान पे ऐसे करना, जींस नीचे से फाड़ के पहन लेना, इसको मॉडर्निटी क्या कहेंगे आप? मॉडर्निटी है जहां कूल है, जहां हम जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं, जहां ज्ञानवंत है, नॉलेजफुल है। इमोशन विदाउट नॉलेज वो व्यर्थ है। आज जितने भी इमोशंस हैं हमारे नॉलेज के बिना है। और इंफॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर भारत नहीं समझ पा रहा है। गूगल के इंफॉर्मेशन को ही नॉलेज समझता है, नॉलेज अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है। तो भारत को बहुत कुछ समझना पड़ेगा। और ये संतों के द्वारा और श्रेष्ठ लोगों के द्वारा, अच्छे मनुष्यों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा भी संभव है, नेताओं के द्वारा भी संभव है, डॉक्टरों के द्वारा भी संभव है, घरेलू महिलाओं के द्वारा भी संभव है। अरे घरेलू महिलाएं अपने बच्चों को, मदालसा हमारी माँ थी जिसने 3 बच्चों को आत्मज्ञानी बना दिया था। जरा याद करिए वो मदालसा माँ को, पीठ पर बच्चे बांध करके झांसी की रानी लड़ रही थी अपने बच्चे को बांध करके। याद करिए वो झांसी की रानी को। तो हम तो ऐसे लोग हैं भारतवर्ष के लोग, डिप्रेशन हमारे पास आ नहीं, पर अब पता नहीं कहां से आयात किए, इम्पोर्ट किया है हम लोगों ने अमेरिका से, लंदन से, बड़ी हेवी मात्रा में। और तो पता नहीं क्या क्या इम्पोर्ट, डिप्रेशन बड़ा इम्पोर्ट किया है। तो इसको हम एक्सपोर्ट कर देना चाहते हैं कुछ दिन के लिए। डिप्रेशन रहित भारत रहे, हम मस्ती में रहें, हम अपने मौज में रहें, आनंदित होकर एक भारत नेक भारत, भारत सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, इस बात की चर्चा जो हम करते हैं, हम ये करना चाहते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि हो जाए, नेशन फर्स्ट हो जाए, इसके लिए हम लगे हुए। आपका ज्ञान और मार्गदर्शन जो है बड़ा सराहनीय रहा और सभी लोग मुझे लगता है प्रभावित हुए हैं। तो मेरा निवेदन ये रहेगा, इतना ज्ञान है और आप राजनीति में मतदान को जागृत हैं, तो आप खुद कहीं निकाल क्यों नहीं, आप सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं आ जाते? हाँ, वो हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक अपने गुरु जी को, मेरे जो गुरु हैं उनको मैंने कहा था मैं धर्मपीठ से ही ये काम करूंगा और बाकी जितने भी राजनीतिक के लोग, मैं एक जगह आके फंस जाऊंगा कहीं। मैं आज के बहुत साल पहले झारखंड का एक जगह है देवघर, वहां था, मेरे पास अवसर थे और मुझे ऑफर भी था कि आप आ जाइए संसद की तरफ। तो मैं उस समय नहीं गया। मेरा ऐसा मानना है कि मैं 543 के लिए काम करूं, पूरे भारत के लिए काम करूं, हर जगह इसके लिए काम करूं। नमस्कार महाराज जी, मैं प्रिया बंसल राजस्थान चौक से। मैं पूछना चाहूंगी कि शिक्षा नीति में आप कितना बदलाव देखना चाहते हैं और साथ ही जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो अभी जो है सनातन धर्म की हम बात करते हैं और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से उसको धर्म भ्रष्ट भी करती है और लोगों के दिमाग को भी भ्रष्ट करती है। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मैं एक पहला प्रश्न आपका था कि शिक्षा नीति जो बदल रही है उससे मैं थोड़ा सहमत हूं, पर बदलने से नहीं होगा, जड़ काटना होगा। मैकॉले पे जड़ काट दीजिए और अपने सनातन संस्कृति की शिक्षा ले आइए। बदलते 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 बहुत समय लग जाएगा, तब तक 47 तक डेमोग्राफी आपकी बदल जाएगी, आप बदलने के लायक नहीं रहेंगे, आपको लोग बदल देंगे।
आप जब तक धीरे धीरे बदलेंगे तो आप बदल जाएंगे। ये तत्काल बदलना होगा और मुझे लगता है ये सब समझ रहे हैं और तत्काल बदलेंगे तभी जाकर हम अपनी पौराणिक शिक्षा व्यवस्था पर आ पाएंगे। दूसरी बात आपने पूछी, बॉलीवुड के बारे में पूछा आपने सीधा सीधा कि बॉलीवुड से आपका क्या लगता है। देखिए, बॉलीवुड में जब पैसे बाहर से आते थे, पैसे उनके आते थे, तो वो उस तरीके की पिक्चर बनाते थे। पर इधर भी मैंने देखा है बॉलीवुड में कुछ अच्छी फिल्में बननी शुरू हो गई हैं। तो खरीदार, हम जो खरीदार लोग हैं, वो अपने आंख और कान पर जब फिल्टर लगाएंगे तो बेचने वाले मजबूर हो जाएंगे। अब हम जब खरीद रहे हैं तो बेचने वाले को क्या है, वो अगर जो वल्गरिटी है बेच रहे हैं, हमको अच्छा लगता है तो पिक्चर हिट हो जा रही है। राणा प्रताप पर कोई बनाए, कोई हमारे राजस्थान के जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो अच्छे लोग रहे, अच्छे डॉक्टर्स रहे, अच्छे पत्रकार रहे, कभी उन पर पिक्चर बने तो उसको हम लाइक करें, तो हम लोग नहीं करते ना। उसको क्या कहते हैं, ये कैरेक्टर रोल में पिक्चर था, इसको हटा दो, बी ग्रेड का पिक्चर था, ऑस्कर में भेज देना, इसको देखेंगे नहीं, ये ऑस्कर में नामित कर दो। तो जब पैसा अगले को मिलेगा तो ऑस्कर लेके क्या करेगा, खाएगा ऑस्कर को, ऑस्कर से कुछ होता नहीं। हमें चाहिए व्यवसाय, व्यापार, जो फिल्म व्यापार करेगी अच्छे से वही फिल्म हिट मानी जाएगी और लोग वैसी फिल्में फिर बनाएंगे। अब मुझे लगता है लोग मजबूर हो रहे हैं, सनातन संस्कृति से, राष्ट्रवाद से प्रेरित फिल्में बन रही हैं, भक्तों से प्रेरित फिल्में बन रही हैं। थोड़ा और जोर लगाए रखना है भारतवासियों को, थोड़ा और जोर लगा दीजिए, 2, 4, 5 को धराशायी कर दीजिए। जो इधर की पिक्चरें बनती हैं सब लाइन पे आ जाएंगे, देखेंगे बढ़िया पगड़ी बांध के, साफा बांध के पिक्चर बनाने लगेंगे और फिर हम आराम से देखेंगे।